हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। अभी तक आप लोग बीजगणित पढ़ रहे थे, ठीक है। आज से हम लोग रेखा गणित स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री, ठीक है ना। ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित एक प्रकार से। तो हमारे चैप्टर्स का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है लाइंस। लाइंस मींस लाइन, लाइन मतलब रेखा और लाइंस मतलब रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद कोण के बारे में जानते हैं। तो रेखा, रेखा की क्या परिभाषा है? रेखा की परिभाषा है कि यह क्या होती है, चौड़ाई रहित होती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, लेंथ होती है, ब्रीथ नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फिगर जिसका केवल लेंथ होती है, लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, ब्रेथलेस होता है, ठीक है ना, उसे हम रेखा बोलते हैं। अब रेखा है तो चाहे किसी प्लेन पे खींची जाएगी, ठीक है। प्लेन मतलब समतल, सपाट एरिया। ये जैसे अपना ये बोर्ड हो गया, ये प्लेन हो गया, कागज हो गया, सब प्लेन के एग्जांपल हैं। तो इस पे हम एक रेखा ड्रॉ इस तरह से कर दिए। ये रेखा के दोनों तरफ एरो का निशान लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? एरो मींस इसको हम दोनों तरफ जितना चाहें उतनी दूरी तक इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैला सकते हैं। बहुत दूरी, अनंत लंबाई होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है। दोनों तरफ इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो रेखा समझ में आया? कुछ नहीं है रेखा के बारे में पिछले चैप्टर में बताया था आपको, ठीक है ना। यहाँ बता रहा हूँ, रेखा जो होती है ये ब्रेथलेस लेंथ होती है। सीधी सी डेफिनेशन, ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। तो ये हमारी रेखा हो गई। अब अगर हम इस रेखा पर 2 पॉइंट्स ले लें, जैसे मान लो हमने ए ले लिया और बी ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया और इसको हमने निकाल लिया, इस रेखा से निकाल लिया, इस तरह से काट के बाहर निकाल लिया ये। तो इसमें 2 एंड्स पॉइंट आ गए, आ गए ना, ए और बी 2 एंड्स पॉइंट आ गए। एंड्स पॉइंट्स का मतलब हुआ इसको ना तो हम इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है तो रेखा ही, बट ना तो इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं और ना तो इधर बढ़ा सकते। इसकी जो लेंथ हो गई वो फाइनाइट हो गई, फाइनाइट लेंथ हो गई, मतलब एक इसकी निश्चित दूरी हो गई, निश्चित लंबाई हो गई। लंबाई क्या हो गई इसकी? निश्चित हो गई। और इसको हम ना तो इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही इधर प्रोड्यूस कर, किधर भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारा कहलाता है, ऐसे संरचना क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है, जिसको बोलते हैं रेखा खंड, ठीक है। ये इसी लाइंस का ही एक क्या है? खंड। खंड मतलब टुकड़ा, एक सेगमेंट है। किसका टुकड़ा सेगमेंट है? रेखा का, इसलिए इसका नाम है क्या? रेखा खंड, ठीक है। तो रेखा खंड क्या हो गया? ये फाइनाइट लेंथ की होती है और इसके 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेखा खंड। तो लाइन देखा और लाइंस के बाद फाइनाइट लेंथ देखा, फाइनाइट लेंथ वाली लाइन सेगमेंट देखा। अब थोड़ा देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर मान लो कोई रेखा पर इस तरह से 3-4 बिंदु दिए हुए हैं, तो ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे, ठीक है। सारे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। यदि किसी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु, 2 बिंदु से होकर तो रेखा जाती है। अगर केवल 2 बिंदु दिए हुए हैं तो किसी भी रेखा, कोई भी रेखा है वो कम से कम 2 बिंदुओं से तो होकर जाती है। बट अगर 2 या 2 से अधिक बिंदु दिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु दिए हुए हैं, 4, 5, 6 बिंदु दिए और सारे बिंदु उस रेखा पर आते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे बिंदुओं को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट या संरेखी। संरेखी एक सीधी रेखा में है सब, ठीक है।
और अगर कुछ पॉइंट्स इसके इस तरह से रेखा में ना हो, ठीक है ना, तो इन बिंदुओं को जो कि रेखा में स्थित नहीं होते इसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखीय बिंदु। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको आगे बताना पड़ेगा, जानकारी रहनी चाहिए। अभी ये 9th में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एकदम स्टार्टिंग है लाइन ज्योमेट्री में, लाइन पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसके बाद लाइंस पे ही आते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, संरेखीय और असंरेखीय बिंदु हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोगों ने किरण का भी नाम सुना होगा, रेस। हालांकि लाइंस पढ़ रहे हैं बट रेस और लाइन से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। रे किरण, किरण जैसे सूर्य है ना, सूर्य की किरण हमारे तरफ आ रही है। जैसे मैंने टार्च जलाते हैं, हम लोग टार्च जलाते हैं ना, तो टार्च हम लोगों के हाथ में रहता है और किरण बहुत दूरी तक चली जाती है। ठीक है, ऐसी इस रेस की डेफिनेशन है। इसका एक एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट कहना चाहिए या इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं था भाई कहां से स्टार्ट होती है कहां तक जाती है, बट रेस का एक इनिशियल पॉइंट होता है। लेट ए बी इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम टार्च लिए खड़े हुए और जैसे ही हमने टार्च को ऑन किया तो इस तरह से किरणें निकलने चालू हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी किरणें जाती हैं और कहां तक जाती हैं पता नहीं, जितनी उसकी रेंज होगी टार्च की चली जाती होंगी। कभी देखने तो गए नहीं कहां तक जा रही है, बट होती होगी। ठीक है, तो रेस की डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई इसका एक एंड पॉइंट होता है बट इसकी भी लेंथ डेफिनेट नहीं होती। ठीक है ना, इसकी भी लेंथ कोई फाइनाइट नहीं होती, पता नहीं कहां तक जाती होगी। तो एक तरफ ये कितनी भी दूरी तक जा सकती है, इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकती है, बट इट हैज ए इनिशियल पॉइंट, इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ये एक प्रारंभिक बिंदु से होकर के निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी रेखा की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम लोग एंगल्स पर थोड़ा सा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखो, एक पॉइंट से होकर के, एक बिंदु से होकर के बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, बट दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये पिछले चैप्टर में बताया गया था आप लोगों को। ठीक है ना, अब थोड़ा सा एंगल्स के बारे में देखते हैं। कोण, कोण, एंगल्स मतलब कोण, कोण मतलब कोना, एक प्रकार से कोना। ठीक है, कोने कहां पे? जैसे दीवार का कोना हम लोग देखते हैं, तो दीवार में कोना कब बनता है? जब दो दीवारें आपस में आके इस तरह से मिल जाती हैं तब ना कोना बनता है। उधर ये कोने में छुप जाओ, तो कोने में छुप जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जहां पे दो दीवारें मिले वहां पे कोना मिल गया, तो हमको दीवार और यहाँ पे घर तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमको गणित में किस तरह से कोण पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो जहां से ऐसा समझो, अगर ये दो रेखाएं भी इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, ये चलो इसको छोड़ते हुए, अगर मान लो दो रेस जिनका एक इनिशियल पॉइंट हो, यहां से दो रेस निकल रही हैं ये, ठीक है, और दोनों डिफरेंट साइड्स पे जा रही हैं, एक ही साथ एक ही दिशा में नहीं, उनकी दिशा में थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में ये इस तरह से जो ये गैप होता है, यही कहलाता है हमारा क्या? एंगल कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एंगल्स कहलाता है। ठीक है, एंगल हमेशा किरणों के बीच में बनता है, ज्यादातर हमेशा, हालांकि हम लोग रेखाओं के बीच में पढ़ेंगे, बट एंगल्स जो होता है दो किरणों के बीच में बनता है। ये दोनों किरणें हैं, ये दोनों उनका इनिशियल पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? ये कोण की साइड्स कहलाती हैं, आर्म्स या भुजाएं। ठीक है, या साइड्स को भी बोल सकते हैं। जिनके बीच में कोण बना हो वो क्या कहलाती हैं? कोण की आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इसका वर्टेक्स।
या शीर्ष, ये कहलाता है हमारा शीर्ष, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, शीर्ष, और ये कहलाता है आर्च। तो इस तरह से कोण को हमने देखा कि ये दो किरणों के बीच में बनता है और ये उसकी क्या कहलाती है, साइड्स। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये आप लोग हालांकि पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो टाइप्स ऑफ एंगल्स, बट एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले, वैसे तो सबसे पहले जीरो एंगल्स होता है, ठीक है ना, जीरो एंगल। जीरो एंगल्स मतलब जब दोनों रेस एक ही साइड पे, मैंने बताया ना कि एंगल्स कहां पे बनता है, एंगल्स बनता है दो रेस के बीच में, ठीक है ना। तो जब दोनों रेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, संपाती हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब कहेंगे कि भाई वो क्या है, उनके दोनों किरणों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, जीरो, कुछ नहीं बन रहा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब न्यून कोण। एक्यूट एंगल डिफिनेशन आप लोगों को याद ही होगी, किस टाइप का एंगल से एक्यूट एंगल्स कहलाता है, जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है ना, एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो। 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़े कोण हो बट 90 अंश से छोटे हो, मतलब 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89, 89 तक ही आप समझो, बाकी तो 89 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट 89 समझो। 89 डिग्री तक के कोण को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, जो 90 अंश से कम हो, ठीक है। जैसे ये मान लो लगभग 35 डिग्री का होगा या 40 डिग्री के आसपास होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। 0 से अधिक बट 90 से कम, 0 से अधिक 90 से कम, 0 से अधिक हो पर 90 अंश से कम हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे एक्यूट के बाद आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण। ये तो सबसे सीधा होता है, सबसे सीधी इससे डेफिनेशन होती है ना समकोण की डेफिनेशन सबसे सीधी क्या होती है, एक ऐसा कोण जो कितने अंश का हो, 90 डिग्री, एकदम पूरा पूरा 90 अंश का हो, तो उसको हम बोलते हैं समकोण। और समकोण बनाना सबसे आसान है, दो रेखाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंब हो, ये इस तरह से, अगर आप इसको नापोगे तो ये कितने डिग्री का होगा, 90। तो समकोण किस तरह के होता है, समकोण जो पूरा का पूरा कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। थर्ड, समकोण के बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल मींस अधिक कोण। ये किस तरह का कोण होता है भाई, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 अंश से, एक ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो पर 180 अंश से छोटा हो, 90 से बड़ा बट 180 से छोटा हो, ठीक है। मतलब 90 से बड़ा मतलब 91 से सब चालू हो जाते हैं, 91, 92, 100, 110, 120, 30, 40, 45, 150, 160, 170, 180, 185, 188, 180 से कम, 179 तक, 70, 75, 179 तक के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। कुछ इस तरह से बनता है, ये हो गया। अभी समकोण में सीधी रेखा थी ना इस तरह से, तो 90 से ज्यादा बनेगा तो जाहिर है कि इधर की ओर फैलेगा, ठीक है। 90 से कम जो कोण बनते हैं ऊपर वाले,
तो 90 वाला एकदम सीधा है, 90 आपको ध्यान रखा है कि 90 वाले कोण सीधे होते हैं, 90 से कम तो इधर की ओर बनेंगे और 90 से ज्यादा है तो इधर की ओर बनेंगे। मतलब मान लो कुछ इस तरह से बन गया, ये लगभग हमारा हो गया 135 डिग्री के आसपास। ठीक है, एक्चुअली में हो सकता है इतना ज्यादा कम हो सकता है, बट इस तरह के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, जो 90 से ज्यादा परंतु 180 से कम होते हैं, ऐसे कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। इसको बोलते हैं सरल या रिज कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, सरल या रिज कोण। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो। जब दो किरणों के बीच में एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री के कोण बनाए इस तरह से। ठीक है ना, देखो पहले क्या था, पहले जब हमने इसको पढ़ा तो कुछ इस तरह से बन रही थी ये किरण। ठीक है, जब एक्यूट पढ़ा, दो किरणों के बीच में कोण बनता है ना, फिर जब इसमें गए राइट एंगल पे तो यही किरण यहां पे आ गई। ठीक है, राइट एंगल पे। फिर जब अभी हमने क्या पढ़ा, ऑब्ट्यूज पढ़ा, तो यही जो किरण, दो किरण थी, एक किरण तो ये फिक्स है, दूसरी किरण मूव कर रही है, दूसरी किरण ये यहां पे आ गई, 135 बताया था। अब यही किरण इस तरह से सीधी हो गई, यहां ना होते यहां आ गई, तो अब इन दोनों किरणों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। जब दोनों स्ट्रेट हो जाए तो किस तरह का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है ना, ये देखो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसा कोण 180 डिग्री, सरल या रिज कोण किसे कहते हैं, पूरा का पूरा 180 अंश के कोण को बोलते हैं सरल या रिज कोण बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव मतलब प्रतिवर्ती। ये किस टाइप के एंगल्स होते हैं भाई, प्रतिवर्ती एंगल किस टाइप से होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल, जो ऐसे कोण जो 180 अंश से तो अधिक होते हैं बट 360 अंश से कम होते हैं, 360 अंश से कम। 180 से तो ज्यादा होता है पर 360 से कम होता है। 180 से ज्यादा परंतु 360 अंश से कम के कोण को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, ये किस तरह से बनता है, ये हमारी तो फिक्स्ड रेस थी, अभी आपने 180 पे देखा ना इस तरह से सीधी थी, तो अब यही रेस यहां आ जाएगी इस तरह से, और ये कोण नहीं कहलाएगा प्रतिवर्ती, अब ऐसा ये वाला कोण प्रतिवर्ती कहलाएगा। ठीक है, ये कोण नहीं कहलाएगा प्रतिवर्ती, ये कोण कहलाएगा प्रतिवर्ती, ये वाला है। ठीक है, कि ऐसा देखा ये ऐसा बना है, इसके अंदर नाप लिया तो पता चला आ गया से 110 20 जो भी आ गया। ठीक है ना, तो प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है, ये बाहर वाला कोण, ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती। 180 से ज्यादा होता है पर 360 से कम होता है। ठीक है, इसके बाद सिक्स नंबर में कौन सा कोण आएगा भाई आपका, अब तो सारे कोण हो गए, अब तो सारे कोण हो गए, तो 6 नंबर पे कौन सा कोण बचता है, कोई बचा क्या, तो 6 नंबर पे कौन सा एंगल होगा, 6 नंबर पे हमारा होगा कंप्लीट एंगल। मतलब संपूर्ण कोण जो पूरा एक चक्कर लगा ले। ठीक है ना, पूरा क्या कर ले, एक चक्कर लगा ले,
कंप्लीट रोटेशन अपना पूरा एक चक्कर लगा के, जो किरण थी ना, दो किरणें, एक तो फिक्स थी, दूसरी इस तरह से चक्कर लगा रही थी, तो दूसरी भी वापस आके अब इसी के ऊपर आ गई। तो ये जो पूरा एक चक्कर लगा के, ये पूरा चक्कर लगा के वापस आ गई, इसको बोलते हैं 360। तो जब कोण कितने अंश का हो, 360 डिग्री का हो, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, कितने अंश का होगा, 360 डिग्री का होगा, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब कुछ हम पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल्स मतलब जोड़े, एंगल्स के जोड़ों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ इस टाइप के एंगल्स देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या हो गया, पूरक कोण। तो किस टाइप के एंगल्स भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं? दो ऐसे कोण, ठीक है, दो ऐसे कोण जिनका जोड़ने पर, मतलब दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ए पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ दोज एंगल्स। अगर हम उन दोनों एंगल्स को, ठीक है, सम करें तो उनका क्या होना चाहिए, सम 90 डिग्री हो। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे देख लें, मान लो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल ए है, ये कितने डिग्री का है, मान लो 40 डिग्री का है। ठीक है, अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, कितने एंगल का होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, दोनों का योग कितना होता है, 50 होता है। तो फिर ये कितने अंश का होना चाहिए, ये होना चाहिए लगभग 50 डिग्री का। ठीक है, तब ना एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 90। 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक, कब दो कोणों का एक दूसरे का समपूरक कहते हैं, ठीक है, जब उन दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। जब उन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। A pairs of angles are said to be supplementary angle if the sum of measure of those two angles equal to 180 degree. Sum of measure of those two angles, उन दोनों एंगल्स की जो माप का है उसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तब हम उसको कहते हैं कि ये किस टाइप के एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, दोनों ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक एंगल दे दिया गया है 50 डिग्री का, तो दूसरा एंगल जो होगा वो निश्चित तौर से आपका लगभग 130 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तब ना हम यहाँ पे, ये हमारा कोण कितने अंश का हो गया, 50 अंश का, ये 130 अंश का। ठीक है ना, ए पर 50 डिग्री का कोण बन रहा, यहाँ पे 130 डिग्री का। तो जब ए प्लस बी करेंगे मतलब 50 धन 130, तब आएगा हमारा 180 अंश। 50 प्लस 130 बराबर 180 अंश आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इस तरह के कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। अगर 130 का कोई पूछे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बताओगे 50। ठीक है, अगर 50 का पूछेगा सप्लीमेंट्री एंगल तो 130। मतलब जितना भी दिया हुआ है, जैसे 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा कि भाई 70 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 110। तो 70 का सप्लीमेंट्री एंगल 110, या 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री 150।
ठीक है ना। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ऐसे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और देखते हैं, अब आते हैं लोग एडजेसेंट एंगल देखते हैं, ठीक है ना। ये सब पेयर्स ऑफ एंगल है, इनके लिए कम से कम कितने कोणों की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 कोणों की जरूरत पड़ती है। संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल मींस क्या होता है, संलग्न कोण, संलग्न कोण। ओके, तो एडजेसेंट एंगल, संलग्न कोण या इसी को आसन्न कोण भी बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल, संलग्न कोण या आसन्न कोण बोलते हैं। तो इसमें किस टाइप के 2 कोण होते हैं भाई जिनको हम आसन्न कोण बोलते हैं, ये देखिए फिगर से। यहां पे देख रहे हो 2 कोण बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। दोनों का जो शीर्ष है, वर्टेक्स, वो एक ही है। अगर हम इनका नाम कर दें, मान लो ये बी, सी और डी, तो इस कोण का नाम क्या पढ़ेंगे, कोण सी ए बी। इस तरह से सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी ए सी, इधर से भी पढ़ सकते हैं बी ए सी, और यह केवल कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इस वाले को देखें, ऊपर वाले को, ये वाला कोण जो है, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, सी ए डी, कोण सी ए डी या डी ए सी, या इसको भी हम केवल कोण क्या बोल सकते हैं, कोण भी नहीं, कोण ए, और इसको भी बोल सकते हैं कोण ए। तो ये दोनों कोणों में क्या आपको समानता नजर आ रही है, इक्वलिटी क्या नजर आ रही है, देखोगे यहां पे ये ए बी ए सी और ए डी, ये कहलाती है कोण की आर्म्स, भुजाएं, साइड्स। तो यहां पे देखोगे कि इस ऊपर वाले कोण की, ये नीचे वाले कोण की सी ए बी, ठीक है ना, ये जो साइड सी ए है, और इस वाले कोण में भी ये साइड सी ए है, कॉमन, दोनों कोणों में एक साइड कॉमन है, चाहे ऐसा पढ़ो और चाहे ऐसा पढ़ो, किसी तरह से भी पढ़ोगे, दोनों में एक साइड क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। तो 2 ऐसे कोण जिनमें एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो ये वाली भुजा दोनों कोणों में है, नीचे वाले में भी है और ऊपर वाले में भी है। 2 ऐसे कोण जिनमें एक साइड्स क्या हो, कॉमन हो, दोनों कोणों में कॉमन है। देखो इस वाले में भी ये भुजा है और ऊपर वाले में भी भुजा है, ठीक है ना। और उनका जो वर्टेक्स हो, शीर्ष हो, वो एक ही हो। देखो दोनों का शीर्ष क्या है, ए लिखा हुआ है। तो ऐसे कोण, और एक चीज और, ये जो कॉमन नहीं होने वाली भुजाएं, एक भुजा तो कॉमन हो गई दोनों पे, और जो कॉमन नहीं है भुजाएं, वो एक दूसरे के विपरीत हो। ऐसा नहीं कि ये वाली भुजा भी इधर ही हो, इसके इधर ही हो, वो कॉमन भुजा के, वो जो भुजा कॉमन है, उस भुजा के दोनों ओर हो, विपरीत ओर हो, मतलब कॉमन भुजा के एक साइड पहली भुजा, दूसरी साइड दूसरे वाले कोण की भुजा हो, ठीक है। ये वाली भुजा अगर यहां हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं कहलाएगा। तो किस तरह के कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। तो किस तरह के एंगल्स कहलाते हैं, इनमें जो है तो एक कॉमन साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, सीधी सी बात, कॉमन साइड्स एंड कॉमन वर्टेक्स। इस तरह के कोण हमारे कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण या संलग्न कोण, जो भी आप समझते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रैखिक
युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। अभी मैंने एडजेसेंट एंगल बताया, उसमें क्या बताया, दो एंगल एडजेसेंट कब कहलाते हैं, जब उनमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन साइड्स होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों एंगल्स में एक साइड्स क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, तब क्या कहलाती हैं, कहलाती हैं हम वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जब रैखिक युग्म के कोण है तो रैखिक युग्म के कोण क्या कहलाते हैं भाई, उसका भी फिगर देख लेंगे थोड़ा सा। एक ऐसे एडजेसेंट कोण, ऐसे आसन्न कोण जिनमें जो भुजा कॉमन नहीं है, देखो ये भुजा बीच वाली कॉमन आ रही थी ना, जो भुजा दूसरी कॉमन नहीं होती वो इस तरह से हो, जो भुजा मैंने यहाँ पे बनाई थी तीसरी वाली, वो यहाँ पे ना हो के इस तरह से हो कि पहली भुजा के साथ में कितने अंश का कोण बनाए, 180 अंश का कोण बनाए। तो इस प्रकार इन दोनों एडजेसेंट कोणों का योग, ये इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये वाली साइड्स दोनों में कॉमन है, ये देखो इसमें भी है और ये वाली इसमें भी है, कॉमन है, और यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा दोनों के लिए वो भी सेम होगा, ठीक है ना, वर्टेक्स भी क्या होगा दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो गए, रैखिक युग्म के कोण क्या हो गए, रैखिक युग्म के कोण का मतलब हुआ कि दो संलग्न कोण या दो आसन्न कोण, ये आसन्न कोण कहलाते हैं ना, अभी आसन्न कोण बताया था आपको, यहाँ पे संलग्न कोण या आसन्न कोण, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो हम उसे रैखिक युग्म के कोण कहते हैं, ठीक है ना। किस तरह के कोण कहते हैं, उनको हम कहते हैं रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। ये देखो ये जो भुजा है ये इस वाले कोण पे भी है और इस वाले कोण पे भी है, तो संलग्न कोण हो गए दोनों, और इन दोनों कोणों का योग जितना ये है प्लस जितना ये है, इन दोनों को जोड़ दो, अगर जोड़ने पे 180 अंश आए तो फिर दोनों क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला है वर्टिकली अपोजिट, एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट कोण, यदि दो लाइनें इस तरह से इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या बनाती है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन कौन से कोण बनाती है शीर्षाभिमुख, यहां पे आपको चार कोण मिलेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, चार कोण मिल गए ना। तो कौन से दो कोण शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, कोण 1 और कोण 3, एकदम आमने सामने वाले कोण। कौन से कोण, जो एकदम आमने सामने कोण होंगे वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों कोण मेजर करने पर इक्वल भी होते हैं। कोण 1 जो होगा तो कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ये क्या कहलाते हैं, हमारे वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो इस तरह के चार कोण बनते हैं, तो ये आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंगल्स के बारे में इतना ही आप लोगों को जानना था, एंगल्स के बारे में जान गए। थोड़ा सा लाइंस में फिर से एक बार आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे आपको आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण और खासकर से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सब चीजें याद रखनी है क्योंकि अभी आगे इसी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। एक बार लाइन में फिर से आते हैं। लाइंस, यदि हम एक प्लेन पर दो लाइनें खींचे, एक प्लेन पर दो लाइनें खींचे तो वो लाइनें दो प्रकार से हो सकती हैं।
या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। मान लो हमने ऐसा दो लाइनें खींचा, ठीक है, आप बोले कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइंस का मतलब आप उनको यूक्लिड की थी ना, यूक्लिड ने बताया था अपनी अवधारणा पे कि एक टर्मिनेटेड लाइंस को दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। तो इन लाइंस को जब हम बढ़ाएंगे, सीधा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, काटेंगे काटेंगे। तो एक प्लेन पर दो लाइनें अगर हैं तो वो दो ही प्रकार से हो सकती हैं। पहला, या तो वो इंटरसेक्ट लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब कहलाती हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और या तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस मतलब इस तरह से, मतलब इनको कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगी। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती है ना, इनको हम कितना भी आगे बढ़ा दें ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है। पैरेलल लाइंस कितना भी आगे बढ़ा दें, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इनके बीच की जो ये लेंथ होती है, परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है ना, एकदम लंबवत लंबाई, ये सभी जगह पे क्या होती है? इक्वल्स होती है, ठीक है। सभी जगह पे क्या होती है? इक्वल्स होती है। अब अगर दो लाइंस इस तरह से हैं, उनको एक लाइन इस तरह से बाई इंटरसेक्ट करे, तीसरी लाइन, तो वो भी कितने प्रकार के कोण बनाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के कोण बनाती हैं। ये कोण क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन सी कंडीशंस या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक है ना। या फिर अभी आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर हम या फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलो इसी को देख लेंगे पहले कि दो लाइंस को अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो 8 कोण बनते हैं, इन कोणों के क्या नाम है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेलल लाइंस के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।